हेलो, मैं हूं अनुराग और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th के साइंस के चैप्टर लाइट की। इस चैप्टर में दो मेन टॉपिक हैं। कौन कौन से? एक रिफ्लेक्शन है और एक रिफ्रैक्शन। दो ही मेन टॉपिक है, इन्हीं पर ही पूरा चैप्टर है ये, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है। और इस वाले पार्ट में, पार्ट 1 है ये, इस वाले वीडियो में हम सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लाइट के इंट्रोडक्शन से, थोड़ा लाइट के बारे में। सबसे पहले है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी। लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जिससे हमें देखने की क्षमता मिलती है, या जिसकी मदद से हम देख सकते हैं। ठीक है। लाइट की मदद से ही हम देख पाते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ हम एक सेकेंड, और यहाँ कोई पर्सन है, तो क्या हो रहा है? लाइट आ रही है और लाइट रिफ्लेक्ट होके इसकी आंखों में जब जाएगी तो वो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है बेसिक, और आगे चैप्टर में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। बस इतना समझ लो, लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिससे हमें देखने की क्षमता मिलती है, जिसकी मदद से। ठीक है। और जब किसी ऑब्जेक्ट पर, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब तक लाइट उस पर नहीं पड़ेगी, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी उससे, तो तब तक हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। अब इस तरीके से समझिए, जब हम घर के अंदर है, लाइट आ रही है, तब हमें सारे ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, और जैसे ही लाइट चली जाती है तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता। ठीक है। तो लाइट की वजह से ही हमको सब चीज़ दिखाई दे रही है। अब आगे देख लेते हैं उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं और इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। कहने का मतलब ये, कोई भी मीडियम नहीं हो, ना ही हवा हो ना ही कोई मीडियम हो, तब भी ये ट्रेवल कर सकती है। ठीक है। इतना समझ लो। और जैसे कि अब वहाँ स्पेस में देख लेते हैं हम। स्पेस में क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो वहाँ से ट्रेवल करती हुई, सन से ट्रेवल करती हुई अर्थ तक लाइट आती है, लेकिन वहाँ पर स्पेस में कुछ नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है। ठीक है ना। वहाँ पर कुछ एयर नहीं है, और अर्थ पर एयर है ना। तो एयर नहीं है तब भी ये ट्रेवल कर पा रही है लाइट। तो इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब उसके बाद है लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या है? सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, ये तो पता ही होगा, सीधी लाइन में ही ट्रेवल करेगी, तिरछी इधर उधर नहीं जाती है। उसके बाद लाइट हैज़ डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट हैज़ डुअल नेचर, यानी कि इसके दो तरीके से बिहेव करती है। दो दो नेचर है, मान लो। दो तरीके से बिहेव करती है, एक तो वेव की तरीके से बिहेव करेगी, एक पार्टिकल की तरीके से बिहेव करेगी। और बड़ी क्लासेस में देखोगे, वेव वाला पार्ट हम यहाँ देख लेते हैं, पार्टिकल वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ी क्लासेस में, अपर क्लासेस में पढ़ोगे कि पार्टिकल की तरीके से किस तरीके से बिहेव करती है। ठीक है। अभी इस प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी प्रॉपर्टीज़, बस पता होना चाहिए कि लाइट क्या क्या, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसलिए इसको देख लो। लाइट कास्ट शैडो, लाइट से जो है शैडो परछाई बनती है, ये जानते हो आप लोग। उसके बाद है लाइट ऑफ स्पीड इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की जो स्पीड होती है वो वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, और उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड पे ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। अब वैक्यूम की बात कर लेते हैं। वैक्यूम क्या है? वैक्यूम एक तो इस तरीके से मान लो, वैक्यूम अगर कोई कंटेनर है या कोई बक्सा है कोई, और कोई कंटेनर है या कोई चैम्बर है, कुछ भी है, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, उससे मतलब नहीं, बड़ा हो छोटा हो, और उसमें से हम हवा निकाल लें, उसमें से अंदर से सारी हवा निकाल लें, तो उसके अंदर वैक्यूम बन जाता है, यानी कुछ नहीं है उसके अंदर, उसे ही वैक्यूम कहते हैं। स्पेस में क्या है? वैक्यूम ही है, कुछ नहीं है वहां पर, वैक्यूम है। ठीक है ना। तो वैक्यूम समझ में आ गया होगा क्या है। कुछ नहीं है वहां पर, हवा भी नहीं हो तो वहां पर वैक्यूम होता है। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं उसके बाद। व्हेन फॉल लाइट फॉल्स ऑन सरफेस फॉलोइंग में हैपन। जब लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है तो इनमें से ये घटनाएं होती हैं, ये होते हैं, क्या होते हैं? फॉलोइंग में हैपन, इनमें से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं।
रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है। अब मैंने बताया था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ही दो मेन टॉपिक है, इन्हीं के ऊपर पूरी बात होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पेज से ही रिफ्लेक्शन आ जाएगा आपका, तो यहाँ नहीं बताएंगे, नेक्स्ट पेज पे बताएंगे हम रिफ्लेक्शन क्या होता है। उसके बाद रिफ्रैक्शन है वो, उसके रिफ्लेक्शन खत्म होने के बाद हम रिफ्रैक्शन करेंगे। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ये समझ लो कभी कभी बहुत ही कम होता है, ये समझ लो एब्जॉर्प्शन कि कभी कभी लाइट है ना किसी सरफेस पे पड़ती है और सरफेस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे डार्क सरफेस होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता, बहुत ही कम क्वांटिटी में एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अब हम देख लेते हैं रिफ्लेक्शन को, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब आपका रिफ्लेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो डेफिनेशन इसकी पढ़ लो पहले, क्या है समझ लो पहले कि कोई लाइट सरफेस है, बहुत ही स्मूथ सरफेस है, चिकना है, पॉलिश हो रखी है उस पर, जैसे कि आपके घर के टाइल्स होते हैं, मार्बल्स होते हैं, ठीक है, उस तरीके का सरफेस। आपके स्टील के बर्तन हो गए, उसमें से भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो क्या होता है, लाइट जब उस पर आती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ होता है मैंने बताया, मिरर हो गया, आपके फर्श हो गए, बर्तन हो गए, जो भी पॉलिश चिकनी और पॉलिश सरफेस होते हैं उन पे, उनसे क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो गई इसकी, जब किसी चिकनी पॉलिश सरफेस से लाइट टकराती है तो टकराने के बाद वो वापस दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। क्या होता है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट किसी पॉलिश सरफेस जैसे कि मिरर उससे टकराती है और वो वापस बाउंस बैक कर जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। आपने सभी ने बचपन में टॉर्च तो टॉर्च से खेले होगे और शीशे पर टॉर्च मारी होगी आप लोगों ने, तो उससे क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। अब अब हम चलो मिरर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मिरर को समझ लेते हैं, मिरर होता क्या है। देखो बेटा, यहाँ पर मिरर को समझ रहे हैं हम, एक ये आ, ऐसे ऐसे बना लेते हैं, ये मान लो मिरर है, ठीक है, क्योंकि मिरर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मिरर, ये एक मिरर है और इस पे हमने पीछे से पॉलिश कर दी। एक कांच है, कांच का टुकड़ा तो देखा ही होगा, कांच का टुकड़ा है, उस पर हम एक रिफ्लेक्टेड सरफेस, ऐसे जैसे जिस तरीके के शीशे का कलर होता है ना, उस तरीके से पॉलिश कर देते हैं, उसके ऊपर लाल कलर की पॉलिश कर देते हैं ताकि वो लेयर खराब ना हो जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। शीशा देखा है आप लोगों ने, शीशे के पीछे एक लाल कलर की पॉलिश चढ़ा देते हैं, वो क्या होता है, उसको प्रोटेक्ट करती है जो रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। चांदी जैसा कलर होता है उसका, और पहले टाइम पे चांदी के ही शीशे बनते थे, बहुत ही कॉस्टली होते थे, क्योंकि उस समय सिंथेटिक ये जो मटेरियल है वो नहीं होता था, जो आजकल शीशों में लगता है वो नहीं होता था। तो चांदी के शीशे होते थे, क्या होता था, कांच लिया, कांच के ऊपर एक साइड पर, कांच के एक तरफ हमने चांदी की पतली परत चढ़ा दी, फिल्म चढ़ा दी बहुत ही पतली, और उसके ऊपर एक रेड कलर की कोट कर दिया ताकि उस वो परत खराब ना हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से शीशा बनाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये देख लो जरा, शीशा जो है, ये जो लाइनें करी गई है, मैंने इस तरीके से जो लाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये वाले सरफेस पे पॉलिश करी हुई है, ये पॉलिश है इस सरफेस पर, है ना। एक सेकंड, ये पॉलिश है इस सरफेस पर, और यहाँ पर हम अपना चेहरा देखेंगे यहाँ पे खड़े होके, ठीक है ना। तो इस वाले सरफेस पर, ये वाले सरफेस पर हम अपना चेहरा देखेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि मिरर को हम पेपर पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद देख लेते हैं, अच्छा ये डायग्राम देख लो एक, ये मान के चलिए ये लाइट इंसिडेंट रे है, ये सबसे पहले तो ये समझ लो ये मिरर है हमारा, ये नीचे की तरफ जो है मिरर है, ये मिरर है ना। उस पर ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल एज्यूम कर लिया है हमने कि ये नॉर्मल है, और ये इंसिडेंट रे है, यानी कि ये लाइट आ रही है इस तरीके से और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरीके से वापस मुड़ रही है, ठीक है। इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड कहते हैं। और नॉर्मल, नॉर्मल आप लोग जानते हैं यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जो मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा नॉर्मल, ठीक है। इस वाले यहाँ से नॉर्मल से और इंसिडेंट रे के बीच के जो बीच एंगल बन रहा है उसको हम आई कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। अब इससे क्या होगा, इस डायग्राम से हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो सबसे पहला जो इसमें दो पॉइंट है, तो सबसे पहला है क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है, एंगल जो ये वाला है ना आई,
इस तरीके से लिख लो, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस एंगल वो रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। ठीक है, बहुत ईजी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत ईजी। अगर इसको भी नहीं कर पाओगे तो बहुत ही दिक्कत होगी फिर आप लोगों को। सबसे ईजी यही है मुझे लगता है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या है, देखो दो इसमें मैं बताता हूँ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि ये तीनों ही सेम प्लेन पर होते हैं। आप इतना भी लिख दोगे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तो ये लॉ आपका बिल्कुल ठीक माना जाएगा। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। तो दोबारा समझ लो, एंगल पहला नियम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसका दूसरा नियम क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, हो गया, कुछ नहीं है। अब चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हाँ, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है वो है स्पेरिकल मिरर को समझना है। मिरर क्या होता है, स्पेरिकल, प्लेन मिरर तो हो गया, समझा दिया। अब स्पेरिकल मिरर करना है। स्पेरिकल मिरर समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए स्पेयर और सर्कल में डिफरेंस। स्पेयर और सर्कल में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो स्पेयर क्या होता है, स्पेयर मान लो आपकी ये बॉल, बॉल है, ये बॉल कैसी है, शेप पता होती है आपको किस तरीके की होती है। ये छोटी हो, बड़ी हो, ठोस हो या खोखली हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन स्पेयर कहलाएगा वो। ठीक है, अब सर्कल क्या हो गया, सर्कल आपकी मम्मी की रोटी, जो बिल्कुल गोल गोल आपकी मम्मी की रोटी बनाती है, वो सर्कल हो गया। या डीवीडी हो गया, डीवीडी में सर्कल शेप में होती है ना। एक एक आप पेपर पर सर्कल बना सकते हो उसको काट के। तो सर्कल और स्पेयर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, है ना। अब अगर ये डिफरेंस समझ में आ गया तो स्पेरिकल मिरर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब स्पेरिकल मिरर को देख लेते हैं, स्पेरिकल मिरर क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है स्पेरिकल मिरर। तो सबसे पहले स्पेरिकल मिरर से पहले आप लोग एक चीज़ देखो कि प्लेन मिरर क्या होता है, जिसमें आप अपना सुंदर सा चेहरा देखते हो ना, वो क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है। अभी पहले भी बता चुके हैं, दोबारा से देख लो। तो ये प्लेन मिरर है, एक कांच है, ये मान के चलो कांच की पतली सी सीट है, जितनी मोटाई का शीशा होता है उतना ही मोटा है ये। और इसके एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है, पॉलिश वही वाली पॉलिश जिसकी वजह से आपका चेहरा दिखाई देता है। आप यहाँ खड़े हुए हैं और ये, और आप अपना चेहरा इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्लेन मिरर। ठीक है, अब स्पेरिकल मिरर क्या होता है, स्पेरिकल मिरर को देख लेते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब स्पेरिकल मिरर, अब स्पेरिकल मिरर एज्यूम करो कि वहाँ पर प्लेन मिरर में इस कांच का एक सीधा टुकड़ा था। यहाँ पर आप क्या करें, ये कांच का स्पेयर लें, कांच का स्पेयर लें, उसकी मोटाई थोड़ी सी है, कुछ हल्की सी मोटाई, और अंदर से पूरा खोखला है। ठीक है ना, स्पेयर अभी बताया था हमने क्या होता है स्पेयर। और स्पेयर के इतने पार्ट को, इतने पार्ट को कट कर लें, समझ गए, इतने पार्ट को अलग कर लिया जाए। और इस पार्ट को निकाल गया, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को निकाल लें हम। ठीक है, तो क्या किस तरीके की शेप आएगी आपके पास, आप एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हल्की सी अंदर की तरफ दबी होगी, है ना। तो अब यही चीज है कि इस वाले पार्ट से ही स्पेरिकल मिरर बनता है। ठीक है, अब वो किस तरीके से देखो, एक सेकंड। अब स्पेरिकल मिरर की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। चलो डेफिनेशन, अभी इस चीज को ध्यान में रखना है, इस चीज को अभी पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मिरर हु रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, वो स्पेरिकल मिरर क्या होता है, मिरर हु रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इज कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई। उसके बाद ये कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, ये दो बार हो गया है, इसमें इसको काट दो। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दो टाइप्स के होते हैं ये। और किस तरीके से बनते हैं देखो, समझो जरा। अब यहाँ पर ही मैं बता देता हूँ, इसी तरफ दोबारा से बना के बता देता हूँ मैं, कि ये वाला पार्ट हमने उठाया इस तरीके से यहाँ पर, और उसके अंदर की तरफ पॉलिश कर दी। ठीक है ना, अंदर की तरफ पॉलिश कर दी, और ये वाला सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा ना। ये वाला सरफेस यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ से आप अपना चेहरा देख सकते हैं।
तो इसको क्या कहेंगे हम, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर कॉनकेव मिरर को क्या करेंगे, यही वाला टुकड़ा हमने ले लिया दूसरा जिसपे पॉलिश नहीं है, यहाँ से उठाकर, और इसके बाहर की तरफ हमने अगर पॉलिश कर दी तो क्या होगा, ये वाला सरफेस, अंदर वाला सरफेस उसका रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई, बहुत अच्छे से समझ गए। ठीक है, चलो अब उसके बाद आगे इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि कॉनकेव की, सॉरी कॉन्वेक्स की रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया, इस तरफ वाला, वो कहाँ की तरफ होता है, आउटवर्ड कर्व्ड होता है, आउटवर्ड बाहर की तरफ कर्व्ड होता है। ठीक है, और इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। अब ये डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है, थोड़ा सा अभी होल्ड कर लो, अभी मैं बताऊंगा इसका डाइवर्जिंग मिरर का, बस इतना समझ लो। डाइवर्जिंग का मीनिंग अभी मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो डाइवर्जिंग मिरर होता है उस। अब कॉनकेव की बात करते हैं, कॉनकेव क्या हो गया, ये इसका देखो, ये यहाँ दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है अंदर की तरफ होता है, मुड़ा हुआ। ठीक है ना, ये वाला जो सरफेस है वो अंदर की तरफ मुड़ा होता है, इसको क्या कहते हैं, कर्व्ड इनवर्ड। तो उसके बाद ये क्या, कन्वर्जिंग मिरर, इसको हम और क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब कन्वर्जिंग के बारे में हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब तो अब हम पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशंस स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड। स्पेरिकल मिरर क्या होता है ये समझ लिया। अब इसके स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस होती हैं, वो देखते हैं अब। तो सबसे पहले ये डायग्राम देखो, इससे हमारी सारी डेफिनेशंस निकल के आएंगी क्या है। तो लास्ट पेज पर आपको याद होगा कि स्पेरिकल मिरर किस तरीके से बनता है, वो बताया था। जैसे कि ये एक स्पेयर है, ये एक स्पेयर है कांच का, और इसका इतना पार्ट, ये है ना लाइन, इतना पार्ट काट के अगर अलग कर लिया जाए और उसके एक सरफेस पर पॉलिश कर दी जाए, या मान के चलिए इस वाले सरफेस पर पॉलिश कर दी है, तो उसका दूसरा सरफेस है ये वाला, जो सरफेस होगा ये वाले सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, है ना। हाँ, तो क्या हो गया, ये जो स्पेयर है उसके बीचों बीच क्या होता है, सेंटर, है ना, सेंटर होता है, तो उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अभी डेफिनेशन आएंगी, सारी सारी डेफिनेशन लिखवाएंगे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये होता है फोकस, ये होता है पोल, है ना, और ये लाइन होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबकी डेफिनेशन एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन दिखाई दे रही है ना आप लोगों को, ये सी से पी तक को मिलाने वाली जो लाइन है उसी को ही हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अभी इतना समझ, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी नहीं पता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ये नहीं पता, तो ये वाली लाइन समझ लो अभी क्या होती है। ये वाली लाइन है ना, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। आगे देखो, अब पोल और अपर्चर, सॉरी, हाँ पोल और अपर्चर है। ठीक है, तो पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर। पोल क्या हो गया, ये हो गया पोल, सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर के बीचों बीच। स्पेरिकल मिरर को देखोगे, उसके बीचों बीच जो पॉइंट होता है ना, उसके मिड पॉइंट को दिखाई तो देगा नहीं वो पॉइंट अलग से, लेकिन मिड पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एपरेचर क्या होता है, इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर। इफेक्टिव डायमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है ना, यहाँ से यहाँ तक एम से एन तक की डिस्टेंस जो होगी, इसको क्या कहते हैं, एपरेचर कहते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, इसका यूज़ नहीं होता है कहीं, बस डेफिनेशन आएगी तो बस डेफिनेशन पढ़ लो, समझ लो, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो एपरेचर समझ में आ गया आपका। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है, तो उसके लिए डेफिनेशन के लिए हमको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, वही डायग्राम है ये। ठीक है, अब अगली डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ही डेफिनेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझ लेते हैं। ये जो सेंटर दिख रहा है, स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ लो। ठीक है, स्फीयर, जिस स्फीयर का स्पेरिकल मिरर पार्ट था, उस स्पेयर के सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्पेयर ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। तो सेंटर को ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, अब ये देखो, इसकी जो सी और पी के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, उसको हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर से देखो, यहाँ से ये जो लाइन है ना, ये वाली पूरी लाइन, ये आर क्या है, यहाँ सी से पी तक के बीच की डिस्टेंस है,
और इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, रेडियस है, ठीक है, इस एक तरीके से मान के चलो। तो ये डेफिनेशन हो गई। अब जो अगली डेफिनेशन है फोकस, फोकस और एक दो रह गई हैं, वो अगली नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम, ठीक। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो कौन सी है, फोकस। तो फोकस की डेफिनेशन देखो, पहले डायग्राम बनाते हैं उसके बाद समझते हैं। एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ मैं, और ये डायग्राम और दोबारा से हम आगे और करेंगे। ये क्या है, कौन सा मिरर हो गया ये, कॉनकेव है ना, कॉनकेव मिरर है। एक प्रिंसिपल एक्सिस ली, एक स्केल और पेंसिल रखनी पड़ेगी बस आप लोगों को। स्केल पेंसिल रखने के बाद आपके हो जाएंगे तीन, एक पॉइंट ये लगा है, एक ये बराबर डिस्टेंस पे 2-2 सेंटीमीटर या 3-3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आप लोगों को ये पॉइंट लेने हैं, ठीक है। 5 पॉइंट लगा दिए पहले, इस वाले पर क्या बना दिया, मिरर बना दिया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर कुछ लाइट आ रही है, लाइट को हम लाइन के थ्रू, लाइट रे के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुछ पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई ये वाली लाइन, क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इसके पैरेलल कुछ रे आ रही है, लाइट आ रही है, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पर मिलेंगी, ठीक है। इस पॉइंट पर मिल रही है, कौन से वाले, एक ये पॉइंट हो गया, ये तो सी होता है, और एक ये एफ होता है, इसको इस पर मिलती है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव है, कॉनकेव है। और कॉन्वेक्स में भी देख लेते हैं चलो, कॉन्वेक्स में क्या होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर बनाया, ऐसे 2 पॉइंट लगा लिए, यहाँ पर भी 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है। और प्रिंसिपल, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आ रही है, ठीक है। तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या होगा, ये लाइट जो है इस डायरेक्शन में जाएगी, और ऐसा लगेगा ये इस पॉइंट पर मिल रही है। ऐसे ये यहाँ पर भी होगा, देखो इस तरीके से ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से जाएगी। अब क्यों जा रही है, इसका भी रीज़न है, क्यों, क्योंकि ये तो देखो ये वाला हो गया आपका कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव है ना। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, अब एक चीज़ और मैंने बताई थी शुरुआत में जब इन दोनों लेंस के बारे में बताया था, एक होता है कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग, ठीक है ना, उसके बारे में बात करी थी हमने। तो कॉनकेव जो होता है, कॉनकेव होता है कन्वर्जिंग, इसका एक और नाम हो गया कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर, ये नाम हो गया। और इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। उस समय हमने कहा था कि थोड़ा सा रुक के बताएंगे, डाइवर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, याद आया ना। हाँ, तो ये कॉनकेव क्या होता है, जब इस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आती है तो वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देती है, ठीक है। ये इसकी शेप इस तरीके की होती है कि सारी लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देती है, मिला देती है। और ये वाला जो लेंस होता है कॉन्वेक्स, वो क्या करता है, लाइट को फैलाता है, क्योंकि इसकी शेप इस तरीके से होती है, जो बाहर वाला सरफेस होता है, आउटवर्ड जो सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, तो लाइट को जो फैलाएगा, ठीक है। और ये भी क्यों हो रहा है, देखो मैंने एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था ना, जब लाइट आ रही है और वो उसी जो नॉर्मल से उसी एंगल पर, ये आई है और ये आर है, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है ना, ठीक है ना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो यहाँ पर भी नॉर्मल होगा इनके बीच में, जिस एंगल से वो आ रही है नॉर्मल से, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी लग रहा है, ठीक है। तो इतना समझ लो, ये वाला कॉन्वेक्स मिरर लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, फैला रहा है, तो फैला रहा है तो ऐसा लग रहा है इस पॉइंट से निकल रही है ना, हाँ, इस पॉइंट से निकल रही है। स्केल से अच्छे से बनाना है आप लोगों को, मैंने तो हाथ से बनाया तो दिक्कत हो रही है। तो और ये वाला कॉनकेव क्या करता है, लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, सारी लाइट को एक पॉइंट पर मिला देता है, ठीक है। तो अब ये दोनों डायग्राम से ही डेफिनेशन निकलती है फोकस की। क्या डेफिनेशन है, क्या है, जब प्रिंसिपल एक्सिस से जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आती है और वो रिफ्लेक्ट होके किसी पॉइंट पर मिलती हैं या मिलती हुई महसूस होती हैं, या तो मिलती हैं या मिलती हुई महसूस होती हैं जिस पॉइंट पर, है ना, तो उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं,
फोकस कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आई? जब प्रिंसिपल एक्सिस, दोबारा सुन लो, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आती हैं और वो रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट पर मिलती हैं, या जिस पॉइंट पर मिलती हुई महसूस होती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन यहां से निकल के आती है। अब देखो डेफिनेशन क्या हो गई, यहां पर देखो दे रखी है मैंने, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where all the parallel light ray actually meet or appear to meet after reflection। प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहां पैरेलल लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद मिलती हैं या मिलती हुई महसूस होती हैं। मिलती तो इसमें है और मिलती हुई महसूस इस वाले में हो रही है। ठीक है, दोनों में मैंने बहुत अच्छे से डेफिनेशन एक बता दिया है। ठीक है, डेफिनेशन हो गई इसकी। अब उसके बाद ये एक एक चीज और आती है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ मैं बता देता हूँ। वैसे जो फोकल लेंथ है वो पीछे वाला डायग्राम में भी देख लेना, पी और एफ के, ये पी हो गया ना, ये पी हो गया, तो पी और एफ के जो बीच में की डिस्टेंस, एक कलर चेंज कर लूँ, पी और एफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो गया? एफ हो गया। ठीक है, फोकल लेंथ। तो डेफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। बहुत इजी है, ये तो आ ही गया होगा समझ में। तो इसको कैपिटल एफ से करते हैं, इसको स्मॉल एफ से करते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं क्या है यहाँ पर, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ये रिलेशन और कर लेना, एफ इक्वल टू क्या होता है? आर बाई टू, क्योंकि एफ इक्वल टू आर बाई टू हो गया। आर कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस होती है? आर होती है यहाँ से पोल से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, ये आर हो गया। तो ये पॉइंट जो है पी और सी के बीचों बिल्कुल बीच में होता है एफ। ठीक है, समझ लो। तो एफ इक्वल टू होता है आर बाई टू। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, आर रेडियस ऑफ, पीछे डायग्राम में हमने सब चीज बता रखी है। ठीक है, तो फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फोकस की डेफिनेशन समझ में नहीं आती है तो फोकस की डेफिनेशन अच्छे से कर लेना। ठीक, चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब आपका टॉपिक है रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, यानी कि जो कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनती है वो किस तरीके से बनती है, उसके लिए हम रे डायग्राम बनाएंगे, किस तरीके से इमेज बनती है समझेंगे उसको। ठीक है, तो सबसे पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर होगा तो इसकी इमेज कहाँ पर और किस तरीके से बनेगी। ठीक है, और कैसी होगी। तो सबसे पहले क्या करें, आप एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर को बना लें, और या फिर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप। सबसे पहले एक सीधी लाइन लें, स्केल और पेंसिल से, कुछ किसी से भी कर लें आप, पेंसिल से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक लाइन ड्रॉ कर ली और उस पर है ना आप क्या करें, पाँच पाँच पॉइंट लगाएं आप बराबर डिस्टेंस पे। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये बराबर डिस्टेंस पे लेने हैं। अब बराबर डिस्टेंस क्या रहेगी? बराबर डिस्टेंस आप स्केल पर 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं, इंच में ले सकते हैं 2 इंच, 2.5 इंच, है ना, सेंटीमीटर में लो या इंच में लो, कितनी भी लो, लेकिन डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए इन पॉइंट्स की। ठीक है, और 2 पॉइंट यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो अभी इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आगे केसेस में जरूरत पड़ेगी। तो अभी फिलहाल इतने 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 पार्ट से काम हो जाएगा हमारा। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो जो रे लाइट आती हैं वो पैरेलल आती हैं। तो पहली लाइन ये आ रही, पहली रे ये आ रही है, और रिफ्लेक्ट होके देखो वो इस डायरेक्शन में आ रही है और रिफ्लेक्ट होके वो फोकस पर मिल रही है। ये पॉइंट फोकस हो गया और ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। उसके बाद एक और लाइन है, 2 लाइन ले लेते हैं हम, 2 रे ले लेते हैं दिखाने के लिए रे डायग्राम को। तो ये भी पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से, ये अब देखो डायरेक्शन, एरो जो लगा रखे हैं, एरो से डायरेक्शन पता चल जाती है कि रे लाइट किस तरफ से आ रही है। ठीक है ना, तो ये इस तरह पैरेलल आई और रिफ्लेक्ट होके फोकस पर मिली। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कॉनकेव मिरर का फर्स्ट केस है ये। ठीक है, अब इमेज किस तरीके से बनती है इसकी, ये देख लेते हैं। इमेज के बारे में पढ़ लेते हैं, मतलब रे डायग्राम से, इसी से ही सारी चीज़ें निकल के आएंगी इमेज के बारे में। ठीक है, अब पोजीशन क्या है? पोजीशन आप लोगों को दिखाई दे रहा है एट एफ, और यहाँ पर भी देखो कहाँ पर, एफ पर ही तो बन रही है। ठीक है, इमेज एफ पर बन रही है, जहाँ पर दोनों रे आपस में मिलेंगी वहीं पर ही इमेज बनती है। ठीक है, उसके बाद नेचर, रियल और इन्वर्टेड। अब ये रियल और इन्वर्टेड है ना, ये अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, ये नेक्स्ट केस से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अभी थोड़ा होल्ड कर लो, मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, और साइज क्या है? पॉइंट साइज और हाईली डिमिन्स्ड। पॉइंट साइज है और या फिर उसको कह सकते हैं हाईली डिमिन्स्ड। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जो ये इमेज है वो पॉइंट साइज है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट केस से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट केस है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी।
जब ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड है तो क्या करें, सबसे पहले आप लोग ये डायग्राम बनाते समय देखो, ये मैंने पहले से बना के रखे हुए डायग्राम। आप लोग क्या करें, पहले एक सीधी लाइन लेना। ये मिरर बनाने से पहले आप लोग सीधी लाइन ड्रॉ करना, ये वाली, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद ये आप लोगों को पॉइंट लगाने हैं। एक सेकेंड, ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया, ठीक है, और एक ये पॉइंट लगाया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद 2 पॉइंट यहाँ पर भी लगाने हैं। आगे 5 पॉइंट लगाने की आदत डाल लो, वैसे तो ज़्यादातर केसेस में सारे केसेस में 5 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, तो बराबर डिस्टेंस पे होने चाहिए। मैं दोबारा से बोल दे रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ करो, उस पर 5 पॉइंट लगाओ, और बीच वाले पॉइंट पर आप क्या करें, इस पॉइंट पर आप कॉनकेव मिरर बना दें, ठीक है। कॉनकेव मिरर थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा आप लोगों को। ये काम करना हर केस में। ये देखो मिरर चल रहा है, उसके बाद लेंस में भी यही चीज़ें रिवाइज होंगी, तो ये समझ में आ गया तो लेंस तो और जल्दी समझ में आएगा। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। तो ये लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ बताया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है सी के बियॉन्ड है। आप लोग जानते हैं ये पॉइंट एफ है और ये सी है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हमारा, है ना। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट ये रहा, ये हमने एक पिन रखी है उसके सामने, एक पिन टाइप की, ये इसको ऑब्जेक्ट माना है, ठीक है। एक पिन टाइप में है जिसकी इमेज हमें बनानी है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, पहली रे हम पहली, अब ये ऑब्जेक्ट वाला केस आ गया, उससे पहले इन्फिनिटी वाला किया था हमने, तो वहाँ पता नहीं था कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। अब ये ऑब्जेक्ट है तो पहली रे इसके ऊपर टॉप से निकलेगी, पहली रे टॉप से आएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर जाएगी। ये चीज़ हमने पीछे भी पढ़ रखी है और शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पैरेलल रे हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर जाती है, ठीक है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होती है वो हमेशा रिफ्लेक्ट होके कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। कुछ नया काम नहीं किया हमने। क्या किया है बता देता हूँ मैं, स्केल किस तरीके से रखना है। ये पैरेलल लाइन तो ड्रॉ कर लोगे इसके पॉइंट से और यहाँ तक ड्रॉ कर लोगे, उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को स्केल से मिलाकर, यहाँ से स्केल से मिलाकर ये लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या करना है आपको, देखो उसके बाद एक और लाइन लेनी है, क्योंकि रे डायग्राम के लिए 2 रे चाहिए होंगे, है ना हमको। तो दूसरी लाइन किस तरीके से लेंगे, ये इस सिर्फ ऑब्जेक्ट के टॉप से और सीध को मिला देंगे, मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ, इसको और इस वाले पॉइंट को, ठीक है। इनको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो यहाँ लाइन से रिफ्लेक्ट होने के बाद, लाइन से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, ठीक है। याद होगा, नहीं है चलो ये बताया नहीं था मैंने, लेकिन इतना ये समझ लो कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सी से होकर जो लाइन, जो रे गुजरती है या पास होती है, वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है, उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इधर उधर नहीं जाएगी। एक आप मिरर में भी आप देखोगे आप कि टॉर्च की लाइट जब शीशे पे मारोगे तो एक पॉइंट वो बन जाएगा, एक एक बिल्कुल सीधी सीधी करोगे आप जब टॉर्च मिरर पर, तो एक पॉइंट वो होगा जब लाइट इधर उधर नहीं आ रही होगी, वो वापस टॉर्च में ही आ रही होगी, बिल्कुल जब बिल्कुल परपेंडिकुलर कर दोगे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, जब लाइट जो है सी से गुजर रही है, सी से पास हो रही है, तो वो उसी डायरेक्शन में वापस आ रही है, ठीक है। तो वो उसी डायरेक्शन में यहाँ से इस तरीके से आ रही है और वो रिफ्लेक्ट होके वापस उसी डायरेक्शन में मुड़ गई जिस डायरेक्शन से वो आई थी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर आप लोगों को ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा, है ना। जहां पर दोनों रे मिलेंगी, एक मैंने क्या किया है वैसे, एक रे रेड से करी है और एक रे ब्लू से करी है, समझाने के लिए। आप किसी भी कलर से, सारा एक ही कलर से बना देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने डायग्राम को समझाने के लिए एक रेड और एक ब्लू ली है। अब जहां पर ये दोनों लाइनें मिल रही हैं, तो इस वाली लाइन से यहाँ तक एक क्या कर देंगे हम, एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब ठीक है ना, समझ में आ गई होगी इतनी बात। और नहीं समझ में आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आगे डायग्राम देखेंगे और समझ में आ जाएगी। वैसे तो यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। अब इमेज के बारे में पढ़ लेते हैं। अब इमेज किस तरीके से कैसी बनती है, ठीक है, इमेज के बारे में। तो पोजीशन क्या है इमेज की, बिटवीन एफ और सी। देखो यहाँ पर भी एफ और सी के बीच में इसकी पोजीशन है, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, एफ और सी के बीच में बन रही है। नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड। अब रियल और इन्वर्टेड अभी मैंने बताया नहीं था लास्ट वाले केस में, आप समझ लो रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब ये देख रहे हो आप बेटा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐसे था
और यहाँ पर किस तरीके से, इस तरीके से है ना, उल्टा है ये, मतलब हमको मिरर में अब उल्टा दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज हमको उल्टी दिखाई दे रही है। तो इन्वर्टेड का मतलब उल्टा ही होता है, ठीक है। और जहाँ पर ये और समझ लो कि यहाँ जहाँ पर इन्वर्टेड इमेज है वो रियल होती है, जहाँ पर उल्टी होगी वो रियल होगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको उल्टी इमेज दिखाई दे, उसका मतलब रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड के साथ रियल जोड़ देना है, ठीक है। याद हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक ही चीज़ याद करनी है, ये रियल और इन्वर्टेड। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद साइज की बात कर लेते हैं। साइज क्या है? साइज देखो आप लोगों को, ये इसका साइज क्या है और इसका साइज क्या है, दोनों का साइज दिखाई दे रहा है, डिमिन्स्ड यानी कि छोटा है। स्मॉल भी लिख सकते हो यहाँ पर, स्मॉल साइज है ना, स्मॉल भी लिख सकते हो, लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो सब चीज़ जो निकल के आ रही है वो किससे निकल के आई है? इस रे डायग्राम से निकल के आ रही है, हमें अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ रही है इस चीज़ को लिखने के लिए, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। जब आपका ऑब्जेक्ट सी पर है तो क्या होगा, तो इमेज किस तरीके की बनेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने बताया था आप लोगों को, ये एक लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसको, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। उसके बाद ये इस वाले पॉइंट पर, इस अभी मैंने शुरू में भी बताया था कि वैसे हम 5 पॉइंट लगाते हैं, लेकिन अभी आप 3 लगा लो, और 5 भी लगा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर एक यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है ना। ये और ये, यहाँ पर हमने 5 पॉइंट लगा लिए, वो सॉरी 3, और 2 इस तरफ यहाँ पे, है ना, 2 यहाँ, एक इस तरह, इस तरीके बराबर डिस्टेंस पे होने चाहिए। स्केल से बराबर डिस्टेंस पे ले लेना, या तो 3 सेंटीमीटर ले लेना, 4 सेंटीमीटर ले सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की, उसके बाद क्या करा, कॉनकेव मिरर बनाया, ठीक है, ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। और ऑब्जेक्ट केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट सी पर हो, जब ऑब्जेक्ट सी पर होगा तो देखिए क्या होगा। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ये पॉइंट है सी और ये एफ है, कुछ नया नहीं है। अब यहाँ पर मैंने सी पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इमेज क्यों बना दी, अभी इमेज को भूल जाओ यहाँ पर, ठीक है। अभी क्यों क्यों बनाई है मैंने, उसका भी रीजन समझ में आएगा। अभी इतना समझ लो कि इमेज है नहीं, ठीक है, अभी इमेज निकल के नहीं आ रही है। तो क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ की, और वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, ये फोकस हो गया, ठीक है, वही काम है। उसके बाद एक दूसरी लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाकर, है ना, फोकस और इस पॉइंट को मिलाकर, तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगी और पैरेलल हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। और वो ये दोनों लाइनें देखो कहाँ पर मिल रही हैं, ये दोनों लाइनों को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा देना, तो दोनों लाइनें यहाँ मिल रही हैं। तो हम इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या कर देंगे, इमेज ड्रॉ कर देंगे। ये क्या हो गई, इमेज हो गई, ठीक है। तो इमेज हो गई है। अब देखो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इमेज किस तरीके से बन रही है इसकी, यहाँ पर डायग्राम से भी बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। तो इमेज के बारे में देख लेते हैं कि इमेज किस तरीके से बन रही है। पोजीशन क्या है इमेज की, सी पर है, देखो सी पर ही है इसकी पोजीशन, ठीक है। नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड है। नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड का मतलब जैसे उल्टी है ये, तो इसका मतलब इन्वर्टेड हो गया, और उल्टी इमेज होती है तो वो रियल होती है, कुछ नया नहीं है, वही चीजें रिपीट होगी बेटा, ठीक है। साइज क्या है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की क्या बन रही है, इमेज, इमेज बन रही है ना। तो कुछ नया नहीं है, सब कुछ दिखाई दे रहा है हमको ये डायग्राम से, बहुत ही आसान है ये। अब ये मैं बता देता हूँ, जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, इमेज को पहले से ही ड्रॉ कर दिया था। अब आप लोग जब बनाएंगे ना इसको, और केसेस के जैसे बनाते हैं आप, तो होगा क्या, इस वाले केस में होता क्या है, वैसे इमेज यहाँ बननी चाहिए, जस्ट उसके नीचे ही बननी चाहिए, और उसके उसी के साइज की बननी चाहिए। लेकिन ये दोनों लाइन है ना, जब आप स्केल से बनाओगे तो ये दोनों लाइनें यहाँ पर एग्जैक्ट मिलती नहीं है, या तो ये आगे मिलेगी या पीछे मिलेगी, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है स्केल से बनाते समय, स्केल और पेंसिल से। आप लोग बना के देख लेना जिस, ठीक है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप जितने साइज की इमेज, सॉरी जितने साइज का ऑब्जेक्ट बना रहे हो आप, ये है ना, उसी साइज का इमेज बना दो यहाँ नीचे, और इस तरीके से ये वाली लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेना, और ये वाली लाइन इस तरीके से ड्रॉ जैसे होती है। तो मतलब आप पहले से ही मान के चलें कि यहाँ पर ये दोनों
ये दोनों लाइन मिल रही हैं, उस हिसाब से पहले से ही मान के चलना, यहाँ पर मिलानी है आपको, ठीक है, मिलानी पड़ेगी। तो उसी हिसाब से आप लोग बनाना इसको, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट केस पर चलते हैं। अब नेक्स्ट केस है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। जब आपका ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में है तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना। ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेना और उसके बाद एक कॉनकेव मिरर बना लेना और ये बराबर डिस्टेंस पे पॉइंट लगाने हैं, ठीक है, ये पॉइंट लगे हुए हैं। फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट आपका सी है, ये एफ है, तो एफ और सी के बीच में आपको ऑब्जेक्ट को रखना है। तो एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, ये रहा, है ना। एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको करना क्या है, अब इस स्केल को लेना है, इसके पॉइंट टॉप, यहाँ वाले ये वाले पॉइंट को से इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। किस तरीके से, देखो ये, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी और उसके बाद जो भी पैरेलल लाइन आती हैं, रे आती हैं, वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाती हैं आपको पता है, ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये, ठीक है। इस तरीके से दोबारा से देख लो, इस तरीके से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाकर स्केल रख के और ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। देखो ये इस वाले केस में थोड़ा लाइन ड्रॉ करनी है, वो थोड़ी सी ज़्यादा करना, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी उसकी। फिर क्या करें हम, अब उसके बाद पहली लाइन तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होती है। उसके बाद दूसरी लाइन जो होती है उसके, वो हमेशा सी से होकर पास होगी, सी से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम इसमें, इस पॉइंट को क्या करा, देखो ये लाइन दोबारा से देख लो किस तरीके से बनाई है, ये इस तरीके से, यानी कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्केल से मिलाकर लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि सी से पास होने वाली रे हमेशा उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है, जिस डायरेक्शन में वो जा रही है उसी डायरेक्शन में वो वापस आ जाएगी। तो दोनों लाइनें कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर मिल रही हैं, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाकर यहाँ इस लाइन को मिलाते हुए एक ऑब्जेक्ट, ओ सॉरी, इमेज ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इमेज बन गई। तो इसके ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, इसमें रे डायग्राम से बहुत कुछ समझ में आ गया कि इमेज कहाँ पर बन रही है, किस तरीके की बन रही है, ठीक है। तो उसके बारे में और देख लो। अब इमेज के बारे में क्या है, पोजीशन बियॉन्ड सी, सी के बाद में, सी के बाद में है, ठीक है, बियॉन्ड सी का मतलब सी के बाद में। अच्छा, बियॉन्ड सी, या इसको एक इस तरीके से भी कह सकते हैं, इन बिटवीन, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। इन्फिनिटी पता नहीं होता हमको कहाँ है ना, तो इन्फिनिटी और सी के बीच में है, ये भी हम कह सकते हैं इसको। नेचर क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है। रियल और इन्वर्टेड आप लोग जानते हैं, इमेज उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड है और इन्वर्टेड रियल होती है। और साइज क्या है, साइज आप लोग जानते हैं, दिखाई दे रहा है रे डायग्राम में, इन लार्ज, ऑब्जेक्ट हमारा इस साइज का है और इमेज हमारी काफ़ी बड़ी बन रही है, तो क्या कहेंगे, इन लार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट केस है इसका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। जब ऑब्जेक्ट आपका एफ पर हो तो क्या करना है, सबसे पहले वही करें, एक पैर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करें, उसके बाद एक कॉनकेव मिरर बनाना है और 3 पॉइंट ड्रॉ कर दें, ये और ये, ठीक है। ये पॉइंट इस तरीके से नहीं, जैसे मैंने ये रेड कलर के लगे हो, इस तरीके से बनाना आप लोग। उसके बाद क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट, ये सी और एफ पॉइंट लगा दिए, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है आपको, ये उसका अपोजिट हो गया, उस केस का अपोजिट हो गया जो आपने पहले सबसे पहले किया था, ए पार्ट। जो ए पार्ट था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो क्या होता है, तो उसका अपोजिट हो गया ये। इसमें क्या करना है, तो वो इस तरीके से मान के चलो, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रख दिया, बहुत ही छोटा, ठीक है। तो वो उससे जो लाइट रे निकलेंगी वो इस तरीके से निकलेंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। एक और ले लो लाइट रे, ये वाली, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो गई। तो इसमें इस वाले केस में क्या होगा, इमेज किस तरीके की बनेगी वो हम देख लेते हैं। इमेज किस तरीके से बन रही है, पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर पैरेलल रे है तो इसका मतलब इन्फिनिटी, हमें पता नहीं कहाँ पर है। नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड होगा, इसमें भी रियल और इन्वर्टेड होगा। साइज क्या है, हाईली इनलार्ज्ड,
हाईली इनलार्ज यानी कि बहुत बड़ी। देखो इस वाले केस में क्या होगा, जब पैरेलल लाइन जा रही है, पैरेलल लाइन है, तो इसका मतलब हमको पता नहीं है कहाँ पर है, और इसमें इस वाले केस में बहुत ही ज़्यादा बड़ा इमेज बनेगी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, तो याद रखना है ये फर्स्ट वाले का अपोजिट हो गया, और ये चीज़ें याद रखना आप लोग। ठीक है, तो अब नेक्स्ट केस पर चलते हैं। नेक्स्ट केस है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में हो तो क्या होगा, देखते हैं। सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करनी है एक। सबसे पहले आप प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ कर देंगे, उसके ऊपर बीच वाले पॉइंट पर आप क्या करें, एक कॉनकेव मिरर बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एक ये पॉइंटों के नाम लिखने हैं आप लोगों को। ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ये पी हो गया। अब आप क्या करें, एक ऑब्जेक्ट बना लें। ऑब्जेक्ट हमने पी और एफ के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या करना है, वही पुराने काम है हमारे, कुछ नया नहीं करना है। एक इसके टॉप से एक रे ले आएगी, एक रे लेनी है, और वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी, इस पॉइंट को और एफ को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी स्केल से, इसको और इसको मिलाते हुए। ठीक है, दो पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, बस कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इस तरीके से। तो और इस वाले केस में क्या करें, आप लाइन को थोड़ा सा इस तरफ कर दें, और डॉट डॉट करके ना लेंस के दूसरी तरफ, सॉरी मिरर के दूसरी तरफ और ज़्यादा बढ़ा दें। अभी क्यों क्यों किया है बताएंगे अभी आप लोगों को। फिर उसके बाद दूसरी जो लाइन होती है वो आप लोगों को पता है, सी को और इसके टॉप को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। वो उसको भी क्या करना है, आपको आगे थोड़ा सा डॉट डॉट करके स्केल से ही थोड़ा आगे कर देना है, मिरर के दूसरी तरफ बढ़ा देना, उसको लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब आप देख सकते हैं लाइन कहाँ पर मिल रही है, ये दोनों ही लाइनें यहाँ पर तो मिल नहीं रही हैं। देखो पहले यहाँ देख लो, यहाँ पर क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, इसका मतलब यहाँ तो कभी मिलेंगी ही नहीं वो। ठीक है, तो यहाँ नहीं मिल रही है, लेकिन वो पीछे की तरफ मिल रही है वर्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक हम इमेज ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, वर्चुअली मिल रही है, यहाँ पर हमको दिखाई देगी वर्चुअली। अब इसके इमेज के बारे में देख लेते हैं हम। इमेज क्या लिखा है यहाँ पर, पोजीशन क्या है इमेज की, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे है, और इरेक्ट और वर्चुअल। अभी तक सिर्फ इन्वर्टेड और रियल के केस आए हैं, ये इसमें पहला एक इकलौता केस है जो इरेक्ट और वर्चुअल है, सिर्फ एक ही है यहाँ इसमें लास्ट वाले में। तो इरेक्ट का मतलब हो गया सीधी, सीधा है, और इमेज हमारी सीधी है, और जब इरेक्ट होगी तो वर्चुअल होगी। ठीक है, इरेक्ट होगी तो वर्चुअल होगी, और इन्वर्टेड होगी तो रियल होगी। ठीक है, और नोट्सों में मैंने सारी डेफिनेशन भी दे रखी है, एक आपकी होगी वर्चुअल इमेज और रियल इमेज की डेफिनेशन आएगी, है नोट्सों में, मैंने इसमें वीडियो बनाते समय नहीं दिए, तो आप नोट्सों से देख लेना। अब आप जब ये सारे केस कर लेंगे उसके बाद आपको वर्चुअल इमेज और रियल इमेज की डेफिनेशन आ जाएगी समझ में। ठीक है, तो साइज भी देख लो इसके बाद, साइज क्या है, साइज है इनलार्ज, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है हाँ, और उसके बाद इमेज बड़ी है, इमेज इतनी बड़ी बन रही है, तो ये क्या हो गया, ये इनलार्ज है यानी कि बड़ी है। अब चलिए आगे चलते हैं, ये केस तो खत्म हो गया, अब जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं हम। अब है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के यूज क्या क्या है इनको देख लेते हैं। सबसे पहला है यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइटेड एंड व्हीकल हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कहाँ कहाँ टॉर्च में यूज होता है, सर्च लाइट्स में यूज होता है, हेडलाइट्स में, व्हीकल हेडलाइट्स में। तो आप लोगों ने व्हीकल हेडलाइट्स देखी हैं, टॉर्चेस देखे हैं, तो उसमें जो है कॉनकेव मिरर शेप टाइप की, इस तरीके से, वैसे कॉनकेव मिरर ये होता है हमारा, देखिए ये होता है कॉनकेव मिरर, है ना, ये इस तरीके से। लेकिन उस टॉर्चेस में और हेडलाइट, गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है आगे की तरफ, उसमें थोड़ा सा जो है इस तरीके की का मिरर होता है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर ही कहेंगे, उसी वही रूल वही लॉ पे काम करता है, तो उसको कॉनकेव मिरर ही कहेंगे। तो इससे क्या होगा, लाइट जो आती है उससे एक पावरफुल बीम बनती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक टॉर्च लगा, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, तो बल्ब लगाने के बाद जो लाइट निकलेगी वो एक बीम की फॉर्म में निकलेगी, एक बीम की फॉर्म में, यानी कि हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट से आगे की तरफ रोशनी दिखाई देगी। तो एक तो यूज़ ये हो गया। उसके बाद इसको मैं साफ कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है आपका
कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट। जो कॉनकेव मिरर क्या होता है, उसको डॉक्टर यूज करते हैं पेशेंट के दांतों को देखने के लिए, ज़्यादा बड़ी इमेज देखने के लिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टीथ हैव टू बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ये कौन सा केस हो गया आपका, जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसकी क्या है, हमें इमेज बड़ी दिखाई देती है, तो वो केस यूज होता है यहाँ पर। इसलिए डेंटिस्ट जो है एक मिरर को लेते हैं और उससे पेशेंट के दांतों की बड़ी इमेज देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद एक और लास्ट जो है केस, वो क्या है, लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कंसंट्रेटेड सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। देखो, बड़े बड़े सोलर कॉनकेव मिरर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉनकेव मिरर लेंगे, काफ़ी बड़े बड़े कॉनकेव मिरर लिए। अब वो क्या करेंगे कॉनकेव मिरर, अब जब पैरेलल लाइट आएगी इस पर, देखो पैरेलल लाइट आती है, मैं हाथ से ही बना देता हूँ आप लोगों को। जब पैरेलल लाइट आएगी तो वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होती है ना, एक ही पॉइंट पर मिलती है। तो जो सारी एक सनलाइट होगी इस मिरर पर जो आ रही होगी, सारी सनलाइट एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाएगी, तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उस टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है, कई कई जगहों पर यूज़ किया जाता है, खाना बनाने में भी यूज़ करते हैं, जहाँ पर हीट की ज़रूरत होती है वहाँ पर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो एक जगह पर हीट इकट्ठी हो रही है उसको ट्रांसफ़र भी करा जाता है। ठीक है, तो सोलर फर्नेस क्या होते हैं कि कॉनकेव मिरर को रखा जाता है, कॉनकेव मिरर से सारी सनलाइट एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है। ठीक है, पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस टेम्परेचर को यूज़ किया जाता है। अभी बस इतना समझ लो, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे सोलर फर्नेसेस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका रे डायग्राम ऑफ इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से जो रे डायग्राम बनते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला इसमें केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज के बारे में बताएंगे। फिर हम देखते हैं, सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली, उसके बाद एक ये हमने कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लिया, कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, और पैरेलल लाइन ड्रॉ रिफ्लेक्ट होने के बाद वो डाइवर्ज होगी, तो ऐसा लगेगा वो इस पॉइंट से पे मिल रही है। ठीक है, ऐसे ही एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की, और वो डाइवर्ज होगी इस तरीके से। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में वो डाइवर्ज हो जाएगी, और तो हम इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, तो करना क्या है, पहले प्रिंसिपल एक्सिस ली, देखो दोबारा से समझा देता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्केल से रख के, ये और ये वाला पॉइंट स्केल से रख के इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना। तो ये वाली तो इस तरीके से करना है, ठीक है ना, ये वाली डॉट डॉट करके कर देना इस तरफ, और बाकी की इस तरफ ये इस तरीके से कर देना। ठीक है, तो ये तो बनाने का तरीका हो गया। अब ये आप जानते हैं, इसको एफ कहते हैं, इसको सी कहते हैं। देखो कॉन के में एफ और सी यहाँ थे, अब कॉन्वेक्स में एफ और सी इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, और अब देख लेते हैं हम इसकी इमेज के बारे में कि इमेज किस तरीके से बनती है। तो पोजीशन क्या है एट एफ, इमेज की जो पोजीशन एफ पर है ना। नेचर क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट आप लोग जानते हो, वर्चुअल और इरेक्ट आप लोग जानते हो क्या होती है। इसमें देखो दिखाई नहीं दे रहा, बहुत छोटी इमेज है, तो इस वजह से इसमें पता नहीं चल रहा, आगे नेक्स्ट केस में हमें पता चल जाएगा। बस इतना याद रखना, इस वाले केस में वर्चुअल और इरेक्ट होती है। इस वाले केस में क्या, कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट ही बनती है, ये याद रखना। नेक्स्ट केस में और समझ में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट चाहे कहीं पर भी रखा हो, इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। साइज क्या है, साइज देख रहे हो आप लोग, बहुत ही छोटा साइज है, पॉइंट साइज है ना, तो इसको पॉइंट साइज कह रहे हैं, या हाईली डिमिनिश्ड कह सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट केस है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। जब कॉन्वेक्स मिरर के सामने जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं पोल और इन्फिनिटी
के बीच में कहीं पर भी, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती, तो ये देखेंगे हम। अब देखो इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, उसके बाद एक कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, ड्रॉ कर दिया, और हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। और इस वाले केस में याद रखना, कहीं पर भी हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं पोल और इन्फिनिटी के बीच में। आप यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं पर भी रख दो, सेम इमेज की पोजीशन सेम आएगी और सेम सेम ही उसकी नेचर आएगा इमेज का। पहले ये वाला केस देख लेते हैं, आप देखना अलग अलग जगहों पर रख के देख लेना, सेम डायग्राम बनेगा इसका। तो क्या कर रहे हैं, पहले प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन ली और वो रिफ्लेक्ट होके ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आकर मिल रही है एफ पर, ठीक है ना। ये तो ये इस तरीके से आएगी और रिफ्लेक्ट होके ये इस तरीके से चली गई। अब जब ऐसा लग रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये तो कहीं मिलेगी नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे ही एक और लाइन लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम दूसरी लाइन जो लेते थे, हम याद होगा आप लोगों को, सी से होकर जाती थी, वो सी से पास होती थी। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, सी को स्केल से मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ तक तो सही से लाइन खींचना आप, यहाँ तक, उसके बाद डॉट डॉट करके लाइन कर देना। अब आप लोगों को पता होगा, ये मैंने पहले ही बताया था, जो भी लाइन या रे सी से होकर पास होती है वो उसी डायरेक्शन में वापस मुड़ जाती है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं आप, इस डायरेक्शन में आई और ये वापस उसी डायरेक्शन में चलेगी। तो ऐसा लगता है ये इस पॉइंट पर मिल रही है, ऐसा लगेगा। तो जब ये यहाँ ये दोनों लाइनें ऐसा लग रहा है कि इस तरफ आ रही हैं, तो ये दोनों लाइन जहाँ पर मिल रही हैं वहाँ पर हम एक क्या करेंगे, एक इमेज ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये इतनी बड़ी डायग्राम हो गया। अब ये डायग्राम आप क्या करें कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख के बना लें या यहाँ पर कहीं पर भी बना लेना, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो यहीं पर ही बनेगी, पी और एफ के बीच में। देखो चलो इमेज के बारे में देख लेते हैं हम, ठीक है। ये इमेज के बारे में देख लेते हैं। पोजीशन क्या है, बिटवीन पी और एफ, बिटवीन पी और एफ, ठीक है। नेचर क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट। सीधी है तो इरेक्ट है, इरेक्ट होती है तो वर्चुअल, यानी कि हमें महसूस हो रहा है कि यहाँ पर बन रही है इमेज। साइज क्या है, डिमीन्स्ड, डिमीन्स्ड यानी कि साइज, इसका साइज देख लो और इसका साइज देख लो। ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, ठीक है ना। तो ये छोटी इमेज बन रही है। अच्छा, तो इस केस में एक चीज़ समझ में आई होगी कि हम यह ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखते हैं, लेकिन इसकी इमेज हमेशा पी और एफ के बीच में ही बनेगी, ठीक है। इसको याद रखना आप लोग। अब उसके बाद नेक्स्ट है जो ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए टॉल बिल्डिंग एंड या फिर ट्री कैन बी सीन इन अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या हो जाता है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है या काफ़ी बड़ा पेड़ है, उसकी पूरी की पूरी इमेज हम एक छोटे से स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं। इसकी खासियत होती है, ठीक है। तो इसमें इस वाले कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केस हैं। एक तो इन्फिनिटी पर हो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इसकी इमेज एफ पर बनती है, या फिर एक दूसरा केस क्या हो गया, जब पोल और इन्फिनिटी के बीच में हो कहीं पर भी ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, पोल और एफ के बीच में बनती है। सिर्फ दो ही केस है इसमें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या क्या हैं वो देखते हैं अब। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। कॉन्वेक्स मिरर को व्हीकल में रियर व्यू मिरर के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देते हैं। अब हम रियर व्यू मिरर कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। ये आपको इमेजेस दिखाई दे रही होंगी, ये और ये दोनों, ये व्हीकल के अंदर लगा होता है और ये व्हीकल के दोनों लेफ्ट और राइट साइड में, बाहर की साइड की व्हीकल को देखने के लिए यूज़ होता है। आप लोगों ने काफ़ी, और ये बाइक में भी होता है, स्कूटी में भी होता है, जितने भी व्हीकल आते हैं सभी में होते हैं ये रियर व्यू मिरर, पीछे की व्हीकल को देखने के लिए। और इनकी खास बात क्या होती है कि ये हमेशा इरेक्ट इमेज यानी कि सीधी इमेज, हमें ऑब्जेक्ट जो दिखाई देगा इनमें वो हमेशा सीधा होगा, छोटा होगा। चाहे जितनी दूर पीछे व्हीकल हो, कोई भी गाड़ी हो, वो हमें ज़रूर दिखाई देती है। क्यों होता है ऐसे, ये आपका केस था, मैं बता देता हूँ आपको। केस था ये, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रख देते हैं। ये केस इससे पहले ही, जस्ट पहले हमने जो केस किया है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, ये मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये पोल हो गया और ये इन्फिनिटी हो गया।
तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में हम कहीं पर भी, यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी अगर हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उसकी इमेज हमेशा कहाँ दिखाई देती है, यहाँ पर छोटी सी इमेज दिखाई देती है, ठीक है ना। इसलिए इसे इस वाले मिरर को यूज़ किया जाता है, कॉनकेव मिरर को यूज़ नहीं करते, उसमें उल्टी इमेज दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कॉन्वेक्स मिरर को व्हीकल में क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें हमेशा सीधी इमेज बनती है इस वाले मिरर में। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब है दे हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। इसका क्या है, फील्ड जो व्यू फील्ड होता है, व्यू फील्ड मतलब ये देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब ये काफ़ी एरिया देखने के लिए, इससे काफ़ी एरिया कवर हो जाता है, काफ़ी एरिया में ये जो है इमेज कैप्चर कर लेता है, ठीक है ना। इमेज काफ़ी वाइडर एरिया होता है, तो काफ़ी बड़े एरिया में ये इससे देखा जा सकता है। तभी तो गाड़ियों में भी यूज़ करते हैं ताकि इधर उधर की चीज़ें हमें दिखाई दे जाएं, ठीक है। तो ये वाइडर फील्ड होता है इसका, क्योंकि ये बाहर की तरफ कर्व्ड होता है, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न एंड ऑन पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। ये ब्लाइंड टर्न में यूज होता है, ब्लाइंड टर्न में यूज होता है, अभी मैं बताता हूँ सारी चीज़ें। और वहाँ मर्जिंग ट्रैफिक, ठीक है, उनको फैसिलिटेट देने कैसे, देखो सबसे पहले इसकी डायग्राम देख लो। ये होता क्या है, ये इस तरीके से मिरर होता है। ये हम ये जो है ब्लाइंड टर्न पे लगाते हैं। ब्लाइंड टर्न क्या होते हैं, ब्लाइंड टर्न समझ लो, देखो ये मान के चलो एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता, रोड है ये, और यहाँ पर क्या है, बिल्डिंग है, ये पूरी बिल्डिंग है ये वाली, ठीक है। अब यहाँ से जो व्हीकल आ रहा है और यहाँ से व्हीकल आ रहा है, इस तरफ ऐसे आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं, लेकिन ये बीच में बिल्डिंग है तो ये आपस में नहीं देख सकते हैं, है ना। ये जो है आपस में एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं बिल्डिंग की वजह से। तो क्या होगा, जब ये दोनों आएंगे यहाँ पर तो क्या होगा, टकरा जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये ब्लाइंड टर्न हो गया। तो क्या है यहाँ पर हम इस पॉइंट पर क्या करें, एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दें। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, यहाँ वाले ये वाली गाड़ी वाले को ये वाली गाड़ी दिखाई देंगे, ये एक दूसरे को देख सकते हैं, क्योंकि वाइडर फील्ड ये ज़्यादा फील्ड कैप्चर करते हैं। इस मिरर में एक दूसरे को ये देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर इस तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे ये देख रहे हो, इसमें इमेज दिखाई दे रही होगी, इस वाले मिरर में इमेज दिखाई दे रही है आप लोगों को, मतलब दूसरी तरफ के लोग दूसरी तरफ वाला रोड देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी है ये, ठीक है। तो ये ब्लाइंड टर्न समझ में आ गया। दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न एंड ऑन पॉइंट्स ऑफ मार्जिंग ट्रैफिक। उन पॉइंट्स पर ये कहाँ यूज़ होते हैं, ब्लाइंड टर्न पे यूज़ होता है कॉन्वेक्स मिरर, और जहाँ पर ट्रैफिक मर्ज करते हैं, मिलते हैं आपस में ट्रैफिक, तो वहाँ पर टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक, दोनों साइड के ट्रैफिक को फैसिलिटेट मतलब सुविधा प्रदान करने के लिए ये किया जाता है, आपस में एक दूसरे को देख सकें, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिरर फॉर्मूला। तो इसको समझने से पहले ये डायग्राम देखना पड़ेगा। ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉनकेव मिरर है। और ये आप कोई भी डायग्राम ले सकते हो, दोनों में से कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कोई भी डायग्राम ले सकते हो, दोनों के लिए ये फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ये आपकी इमेज हो गई, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है ना, जानते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो आप देखिए कि पोल, ये पॉइंट क्या होता है आप जानते हैं, पी पोल कहते हैं इसको, पोल शुरुआत में मैंने बताया था। ये इस पॉइंट को सी कहते हैं और ये एफ होता है। तो आप पोल से लेकर और ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, यू। इसको हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और ये जहाँ पर इमेज बन रही है, इस पॉइंट से और पोल तक के, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, ये होती है वी। वी को कहते हैं इमेज डिस्टेंस, ठीक है। समझ में आया। बस दो चीजें देखनी है आप लोगों को कि पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम u कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से v तक की डिस्टेंस को हम v कहते हैं, स्मॉल v बनाया मैंने, स्मॉल v, और इसको इमेज डिस्टेंस कहते हैं। और
एक और चीज़ लेंगे यहाँ पर हम, ये पोल से एफ तक की डिस्टेंस को ये फोकल लेंथ कहते हैं। और ये शुरुआत में ही जब हमने फोकस की डेफिनेशन बताई थी तब बताया था, इसको फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ें हो गई यहाँ पर। इससे अब फॉर्मूला आता है, ये इन तीनों को मिला के एक फॉर्मूला बना जाता है 1/v + 1/u = 1/f। ये फॉर्मूला होता है, इसको क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, और ये इनके बारे में यहाँ पर मैंने दे दिया, v = इमेज डिस्टेंस, u = ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f = फोकल लेंथ। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और ये फॉर्मूला कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में ही सही रहता है, लग जाता है दोनों में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक भी है, ये क्या है देखते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर जो अभी हम ये मिरर जो पढ़ रहे हैं वो स्पेरिकल मिरर हैं, उनका मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो डायग्राम और देख लेते हैं, डायग्राम से और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या है, कॉनकेव मिरर हो गया ये। आप कॉन्वेक्स मिरर्स का भी डायग्राम ले सकते हैं, ठीक है, वो भी हो जाएगा, उससे भी बिल्कुल ठीक, फॉर्मूला बिल्कुल सही रहेगा उस पर भी। देखिए डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है, रेशियो होता है। मैग्निफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट क्या होती है, हाइट है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हाइट है, इसको हम ओ कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसको हम आई कहते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट को ओ से डिनोट करते हैं, इमेज की हाइट को आई से डिनोट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर m = I/o, ये फॉर्मूला एक आ गया। ठीक है, तो एक फॉर्मूला क्या हो गया, m = I/a, यानी कि I क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज, वो क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और फॉर्मूला होता है m का, ये -v/u, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो दोनों मिला के हम दोनों को साथ में लिख देते हैं, तो m = I/o = -v/u, ये फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। ठीक है, इसके बाद मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ और बातें हैं जो न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अभी ये इस वीडियो के बाद जो है, आप न्यूमेरिकल वाला वीडियो बनाऊंगा मैं इसके लिए, इसके बाद, जिसमें सिर्फ मिरर, स्पेरिकल मिरर के न्यूमेरिकल होंगे, स्पेरिकल मिरर के। लेंस की मैं बाद में, वो जो टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद करूँगा। तो ये टॉपिक याद रखना, ये पॉइंट्स है ना, जो इन पॉइंट्स को याद कर लेना। m इज़ नेगेटिव, इमेज इज़ रियल, m इज़ पॉजिटिव, इमेज इज़ वर्चुअल, m = 1 देन इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर m ग्रेटर देन 1 देन इमेज इज एनलार्ज, अगर m लेस देन 1 देन इमेज इज डिमिनिश्ड। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इन 5 पॉइंट्स को याद कर लेना। और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे न्यूमेरिकल में समझानी है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अभी इस चैप्टर में नहीं बताई, वो न्यूमेरिकल कराते समय अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, फाइनली ये जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स PDF में डाउनलोड करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.futureclassesam.com पर जाकर कर सकते हैं। अब मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।